प्रिय विद्यार्थियों, लाइफलाइन क्लासेज बाड़मेर की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। कक्षा 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान के तृतीय अध्याय भारत के विदेश संबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेकर आए हैं और उन्हीं में से पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। भारत का जो संविधान बनाया गया है उस संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का प्रावधान है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन को आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 का क्या मतलब है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, राष्ट्र के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटा कर प्रोत्साहित करना, उपरोक्त सभी। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के तहत ये तीनों बातें इसमें शामिल की गई है। और इसका अगला क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुने। दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया। एक क्वेश्चन बन गया 1939 से लेकर 1944 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। उस समय INA इंडियन नेशनल आर्मी इसका गठन किसके द्वारा किया गया, जिसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान दुनिया कितने खेमों में बंट चुकी थी। याद रहे, शीत युद्ध के दौरान दुनिया 2 खेमों में बंट चुकी थी और एक खेमा है अमेरिका और एक खेमा है सोवियत संघ रूस। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान दुनिया के 2 खेमे कौन से थे, जिसको हालांकि मैं पहले भी बता दिया है। अमेरिका 1, सोवियत संघ रूस 2, यानी ये दोनों शीत युद्ध के दौरान दुनिया के 2 ताकतवर खेमे थे। निम्न में से किस देश में कम्युनिस्ट शासन या हिंदी में कहते हैं साम्यवादी शासन व्यवस्था है। इनमें से कौन सा देश है। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, भारत, इंडोनेशिया या इसमें से उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा चाइना। जिस देश के अंदर कम्युनिस्ट शासन या साम्यवादी व्यवस्था है और चाइना के अंदर एक दलीय सरकार है, विशेषकर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। अब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी जाने जाते हैं। विदेश नीति के मामले में नेहरू के सामने कितने बड़े उद्देश्य थे। 3 बड़े उद्देश्य थे। क्या थे। भारत की संप्रभुता को बचाए रखना, वेरी महत्वपूर्ण, क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखना, यानी पूरा भारत एक खंड के रूप में रहे, इसके कोई टुकड़े नहीं हो। तेज रफ्तार से हिंदुस्तान का आर्थिक विकास करना। यह उपरोक्त सभी नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य माने जाते हैं, जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप विशेषकर ध्यान रखें। प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आया है नाटो। इंग्लिश में भी मैं लिख दूँ तो NATO, नाटो का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आंसर है बी। वेरी महत्वपूर्ण। 9वां, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। दुनिया के 2 खेमे थे शीत युद्ध के दौरान।
तो इस नाटो की, ये नाटो एक सैन्य संगठन है, ध्यान रखना। नाटो एक सैन्य संगठन है और जिसकी स्थापना दुनिया के एक खेमे के द्वारा की गई और वह है अमेरिका। 10वां क्वेश्चन, वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट नामक क्या है? यह एक संधि संगठन है और यह भी एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना दुनिया के दूसरे खेमे ने की थी और वह दूसरा खेमा है सोवियत संघ। इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। कैसे? वारसा पैक्ट, सोवियत संघ और नाटो की स्थापना किसके द्वारा की गई? अमेरिका के द्वारा की गई। ये दोनों क्या है? ये दोनों सैन्य संगठन है। दोनों देश सैनिक लिहाज से ताकतवर होना चाहते हैं। भारत में निम्न में से भारत ने किस नीति को आदर्श माना है? क्या हिंदुस्तान नाटो में शामिल हुआ? क्या हिंदुस्तान सोवियत संघ के वारसा पैक्ट में शामिल हुआ? क्या हिंदुस्तान ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई या इन तीनों में से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, न तो नाटो में शामिल हुआ न वारसा पैक्ट में शामिल हुआ। हिंदुस्तान ने गुटनिरपेक्षता की किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की नीति अपनाई। और वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 1956 में ब्रिटेन, अब तिथि ध्यान रखिए, एक तो 1956 में किसने? ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड ने किस देश के ऊपर? मिस्र देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्यों किया भाई? पनामा नहर का मामला था, सुएज नहर का मामला था, लाल सागर को लेकर, या इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, सुएज नहर के मामले को लेकर 1956 में इंग्लैंड के द्वारा मिस्र देश के ऊपर आक्रमण किया गया। और अगला क्वेश्चन, भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई। याद रखिए, नियोजित विकास की रणनीति अपनाई जिसमें किस बात पर जोर दिया गया? आयात को अधिक से अधिक बढ़ाओ, आयात को कम करो, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारे देश के अंदर आयात को कम करना है और निर्यात को बढ़ाना, यानी दुनिया से बाहर से वस्तुएं कम मंगाएंगे तो हमारी नियोजित विकास की यह एक रणनीति थी। और अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसकी अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन ARC, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एशियाई संबंध सम्मेलन ARC का आयोजन किया। और वह कब किया? मार्च 1947, मार्च 1946, मार्च 1944 या मार्च 1945? तो विशेषकर ध्यान रखें, मार्च 1946 के अंदर इन्होंने ARC का आयोजन कर दिया। बांडुंग सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ये बांडुंग सम्मेलन 1956, 1954, 1955, 1953। बांडुंग सम्मेलन का आयोजन 1955 में किया गया। जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बांडुंग शहर किस देश में स्थित है? अब बांडुंग सम्मेलन तो हुआ लेकिन बांडुंग शहर इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। तो वेरी इम्पोर्टेंट, बांडुंग इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन आ रहा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण, निम्न में से किस सम्मेलन के अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी? और ऐसा कौन सा सम्मेलन है जिसके अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी? अब देखिए आप, वो वारसा पैक्ट है या नाटो है या बांडुंग या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी बांडुंग सम्मेलन में। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? आपने पढ़ा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी बांडुंग सम्मेलन में। पहला बांडुंग सम्मेलन 1955 में और बांडुंग शहर इंडोनेशिया में है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव तो पड़ गई, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 के अंदर। वेरी इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आप विशेषकर
ध्यान रखें, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ। आ गया ना? कहाँ हुआ? बेलग्रेड। एक ही ध्यान रखना है। और यह बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया की राजधानी। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था। तो इसका जो आंसर हुआ वो आंसर हुआ बेलग्रेड। फिर अगला क्वेश्चन, चीनी क्रांति कब हुई थी? 1949 के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के अंदर यह चीनी क्रांति हुई थी, जिसका आंसर होगा 1949। अगला क्वेश्चन, हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के अंदर कौन सी सरकार है? कम्युनिस्ट सरकार है विद्यार्थियों। हिंदी में कहते हैं साम्यवादी सरकार। इसको मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? हिंदुस्तान ने हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी, जो विश्व का पहला देश है। हमने चाइना का खूब समर्थन किया, लेकिन वही चीन हमारे हर काम में टांग अड़ाता है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए पहले तो वेरी इम्पोर्टेंट, इस दुनिया में शांति रहे, सह-अस्तित्व बना रहे, तो उन्होंने कितने सिद्धांत? 5 सिद्धांत। 5 सिद्धांतों को कहते हैं पंचशील सिद्धांत, जिसकी घोषणा किन 2 देशों के बीच हुई? जापान अमेरिका, जापान चीन, जापान भारत, या भारत अमेरिका, भारत चीन। प्रिय विद्यार्थियों, भारत और भारत के पड़ोसी मुल्क चीन के बीच पंचशील सिद्धांत की घोषणा हुई, और इसका उद्देश्य था शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, यानी चाइना और भारत के बीच में हर बात को लेकर शांति बनी रही, जिसके लिए पंचशील समझौता हुआ। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब हुई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 29 अप्रैल 1954। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत व चीन। क्यों हुआ? शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बना रहे। यह कब हुआ? 29 अप्रैल 1954। आगे जा रहा हूँ मैं। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच लड़ाई कब हुई? अब देखिए, एक तरफ तो हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए पंचशील समझौता कर रहे हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच 1962 के अंदर खतरनाक लड़ाई हुई, जिसमें भारत को हार झेलनी पड़ी। धार्मिक नेता जिसका नाम है दलाई लामा, ये कहाँ के धर्मगुरु है? प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पड़ोसी मुल्क तिब्बत, जिसके ऊपर चाइना का प्रभुत्व है, वहाँ का एक धार्मिक नेता है जिसका नाम है दलाई लामा। अगला क्वेश्चन, दलाई लामा को भारत सरकार ने कब हिंदुस्तान में शरण दी? प्रिय विद्यार्थियों, तिब्बत के ऊपर चीन ने आक्रमण किया, तो वहाँ का दलाई लामा भाग गया और उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि आप हमें भारत में आने दो। भारत सरकार ने 1959 में दलाई लामा को हिंदुस्तान में शरण दी, और चाइना भारत से नाराज़ हो गया। लाखों तिब्बती लोग भी हिंदुस्तान में आए और यहाँ बस्तियाँ बनाई। क्यों भाई? क्योंकि यह हिंदुस्तान है और इसका बड़ा दिल है, कोई भी आए कोई भी जाए, हम किसी की परवाह नहीं करते। तो भारत के अंदर एक स्थान है धर्मशाला, और हम धर्मशाला कहते हैं जहाँ हम कहते हैं भाई फलाने की धर्मशाला, उनकी धर्मशाला, जहाँ सस्ती रेट से खाना मिल जाए, रहने की व्यवस्था मिल जाए।
भारत में धर्मशाला एक शहर है, ध्यान रखना। यह स्थान है जहाँ सबसे अधिक तिब्बती शरणार्थियों की बस्ती। याद रहे, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया, तिब्बत से लाखों लोग हिंदुस्तान आ गए और उनकी सबसे बड़ी बस्ती बन गई, जो कहाँ बनी है? धर्मशाला में। ये भारत की सबसे बड़ी बस्ती है, जो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। वेरी इम्पोर्टेंट। भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान पर भारत की सबसे बड़ी तिब्बती शरणार्थियों की बस्ती है। निम्न में से किन दो देशों के बीच में बॉर्डर विवाद है, सीमा विवाद है? भारत और चीन। हम और हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, हमारा जो बॉर्डर है, इस मामले को लेकर विवाद में है। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है, चाइना इस बॉर्डर को मानने को तैयार नहीं है। भारत के किस प्रदेश को नेफा, याद रख लेना, नेफा अर्थात उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता है। वेरी महत्वपूर्ण। हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश को नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता है। 1962 में, कब? 1962 में किसके बीच? भारत और चीन की लड़ाई के बाद भारत की ओर से चाइना की यात्रा करने वाले पहले शीर्ष नेता। प्रिय विद्यार्थियों, जब दो मुल्क या दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो विवाद बढ़ जाता है, नाराजगी बढ़ जाती है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई, भारत के ऊपर चाइना के द्वारा आक्रमण किया गया, लेकिन उसके बाद अगर हिंदुस्तान का कोई नेता चाइना की यात्रा पे गया, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने चाइना की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, CPIM का पूरा नाम देखो। CPIM एक पार्टी है। CPIM का पूरा नाम बता देता हूँ, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बाकी ये सब गलत है, इसका आंसर ये होगा और इसको आप दिमाग में रखिएगा, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर मसले को लेकर आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर भारत का रत्न है। इस मामले को लेकर किन दो मुल्कों के बीच में विवाद है? भारत और पाकिस्तान। भारत कहता है जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान कहता है ये हमारा है, जिसके ऊपर भारत ने कब्जा कर रखा है। याद रहे। फिर एक वह मेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, नदी का नाम सिंधु नदी। अब जल समझौता, नदियों में क्या होगा? जल। 1960 में हुआ, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी जल समझौता हुआ कब? 1960 में। किन दो देशों के बीच विवाद है भाई? यहाँ यह समझौता हुआ जो किन दो देशों के बीच में है? इसका आंसर होगा भारत पाकिस्तान के बीच 1960 के अंदर सिंधु जल समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु नदी जल विवाद समझौता किसके द्वारा सुलझाया गया? हम पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? दो मुल्क है, एक भारत एक पाकिस्तान, इन दोनों के बीच कब? 1960 में। कौन सा जल विवाद? सिंधु नदी जल समझौता किसके द्वारा सुलझाया गया? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु नदी जल समझौते को सुलझाया। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पाकिस्तान की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? प्रिय विद्यार्थियों, 1960, एक तरफ भारत और पाकिस्तान, सिंधु नदी जल समझौता भारत की ओर से नेहरू, पाकिस्तान की ओर से थे अयूब खान। अगला क्वेश्चन आ रहा है 1965 में
भारत और पाकिस्तान के बीच किस विषय को लेकर लड़ाई हुई? गुजरात के कच्छ के रण के इलाके के ऊपर 1965 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। प्रिय विद्यार्थियों, पाकिस्तान हर बात पे बाज नहीं आ रहा था। उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़ों पर बार बार कब्जा किया और उसे मुंह की खानी पड़ी। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रही, पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ और जिस समझौते का नाम है ताशकंद समझौता। सबसे पहले ध्यान रखना, ताशकंद समझौता किन दो मुल्कों के बीच हुआ? ताशकंद समझौता दो मुल्कों के बीच हुआ था, एक भारत एक पाकिस्तान। भारत की ओर से कौन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान। और यह समझौता हुआ 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, लेकिन यह ताशकंद समझौता कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अर्थात मध्यस्थता निभाई? तो वो कौन है? वो है अमेरिका, वो है अफगानिस्तान, वो है सोवियत संघ। प्रिय विद्यार्थियों, सोवियत संघ रूस के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता करवाया गया। चीन अमेरिका के साथ बढ़ती दोस्ती को देखकर सोवियत संघ के साथ, याद रहिए, चीन की अमेरिका से दोस्ती बढ़ रही थी, तो भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर खेमे सोवियत संघ रूस के साथ शांति और मित्रता के लिए कितने वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। और जो किए 1971 में, जो वेरी इम्पोर्टेंट, भारत की सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि 1971 में की गई। इंदिरा गांधी के सहयोग से भारत की आयरन लेडी, पहली महिला प्रधानमंत्री, ताकतवर कांग्रेस की कद्दावर नेता, इसके सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम से स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। और जो बनाया गया 1971 में पाकिस्तान, और कहें तो बांग्लादेश इंदिरा गांधी की पूजा करता है, क्योंकि इन्होंने एक मुल्क बनाया जिसका नाम बांग्लादेश। इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री। और इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम है शिमला समझौता। वेरी गुड। पहले बताओ, ये समझौता किन मुल्कों के बीच हुआ? पाकिस्तान और भारत। भारत की ओर से इंदिरा गांधी, पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो। और यह समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई हुई, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई अंतिम लड़ाई मानी जाती है, जो हुई 1999 में। इस युद्ध में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हमारे देश में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब की गई? हमारे देश में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना 1960 में की गई। भारत देश द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? हिंदुस्तान की ओर से पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया। साम्यवादी शासन वाले चीन के द्वारा परमाणु परीक्षण कब किया गया? चाइना के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया हमारे से पहले 1964। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश, याद रखें, यूएनओ, और दुनियारो हेमोमोटो पंसोरो एक संगठन है, यूएनओ इंग्लिश में, हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके अंदर बनी हुई है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के अंदर कई स्थायी सदस्य है, वे कौन है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य मतलब 5 पंच है। और उन 5 पंचों में कौन आता है? प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका 1, सोवियत संघ 2, ब्रिटेन 3, फ्रांस 4 और हमारा चीन, हमारा पड़ोसी। ये दुनिया के 5 पंच माने जाते हैं।
ये पांचों पंच यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखें, बाकी सब गलत है और डी सही है। 1968 परमाणु अप्रसार संधि हुई, इनके बारे में निम्न में से कौन सी बात सत्य नहीं है? अन्य देशों पर इस संधि को थोपा गया, बिल्कुल थोपा गया। भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता था, बिल्कुल। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल। ये सभी की सभी बातें परमाणु अप्रसार संधि पर लागू होती है, जो वेरी महत्वपूर्ण। सीटीबीटी का पूरा नाम है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अब कुछ अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में से भारत की परमाणु हथियार के प्रति कौन सी शर्त सत्य नहीं है? हिंदुस्तान ने परमाणु के प्रति भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, हम हमारी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेंगे। इन हथियारों का प्रयोग भारत पहले कभी नहीं करेगा। भारत वैश्विक स्तर पर भेदभाव परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है। भारत बिना बताए कभी भी किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा। उपरोक्त ये सभी शर्तें लागू होती हैं जो भारत ने परमाणु हथियारों के बारे में की थी। और आज आपके चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को किन दो देशों के बीच हुआ? जिसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी दोनों के बीच। प्रिय विद्यार्थियों, लाइफलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना नहीं भूलें। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। आप सभी विद्यार्थी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप दिन रात चौगुनी प्रगति करें, आगे बढ़ें और लगाव मेहनत तन मन से तैयारी करें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय हिंद।